नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न फाइनल परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। अगर आप 2025 में मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपको पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए आग लगाना, बम विस्फोट, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है भूकंप, ऑप्शन डी है रासायनिक दुर्घटना। तो इसमें पूछा गया कि प्राकृतिक, यानी कि प्राकृतिक मतलब स्वयं अपने आप जो हो जाए वह प्राकृतिक होता है। तो आग लगाना कोई व्यक्ति लगा सकता है, बम विस्फोट किसी व्यक्ति के द्वारा होगा, रासायनिक दुर्घटना ये भी किसी व्यक्ति के द्वारा होगा, लेकिन भूकंप जो है ये अपने आप होता है, यानी कि ये प्राकृतिक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा है? फिर वही क्वेश्चन है कि इनमें कौन प्राकृतिक आपदा है? तो ऑप्शन ए है आतंकवाद, ऑप्शन बी है महामारी, ऑप्शन सी है दंगा, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो बताइए इसमें कौन सा उत्तर होगा? तो महामारी, ये महामारी जो है कि प्राकृतिक आपदा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? अब की बार पूछा गया है कि मानव जनित यानी कि मानव के द्वारा आपदा किया गया नहीं है। तो आतंकवाद जो है कि ये मानव के द्वारा किया जाएगा, और रेल दुर्घटना ये भी तो मानव नहीं चलाता है, सुनामी तो ये प्राकृतिक है, और सांप्रदायिक दंगा ये भी मानव द्वारा किया जाएगा। तो नहीं है, पूछा गया है निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो सुनामी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सुनामी जो है कि ये मानव जनित नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक के द्वारा होता है, ये प्राकृतिक है सुनामी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो अब की बार पूछा गया कि प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो सुनामी तो प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, आतंकवाद ये मानव जनित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आतंकवाद क्या है कि प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? फिर वही क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो भूकंप जो है ये प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, रेल दुर्घटना जो है कि मानव जनित होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहां पूछा है कि प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो प्राकृतिक आपदा नहीं है यानी कि मानव के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। बाकी भूकंप प्राकृतिक है, बाढ़ प्राकृतिक है, सुनामी प्राकृतिक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, रेल दुर्घटना। अगला प्रश्न है, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? फिर एक क्वेश्चन पूछा गया, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, सूखा प्राकृतिक आपदा है, चक्रवात ये भी प्राकृतिक है, लेकिन गरीबी क्या है? ये मानव के द्वारा होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? इस बार पूछा है कि मानव जनित आपदा नहीं है। तो सांप्रदायिक दंगे ये तो मानव के द्वारा हो सकता है, आतंकवाद भी मानव के द्वारा हो सकता है, रेल दुर्घटना भी मानव के द्वारा हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी क्या है? मानव जनित ही आपदा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? अब क्या पूछा गया मानव जनित आपदा है? तो सांप्रदायिक दंगे होगा, आतंकवाद भी होगा, महामारी भी हो सकता है। तो इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है? इनमें सभी हो जाएगा डी।
इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। मानव के द्वारा भी हो सकता है, बहुत सारा जो जैसे कि वायरस आया था चाइना से, तो मानव के द्वारा ही आया था, जो महामारी था कोरोना का। तो अगला प्रश्न देखिए, इनमें कौन मानव जनित आपदा है? अब क्या पूछा गया, इनमें कौन मानव जनित आपदा है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि सब ये मानव के द्वारा है। क्योंकि यहां देख रहे हैं आप, सांप्रदायिक दंगे ये मानव के द्वारा होगा, आतंकवाद भी मानव के द्वारा होगा, रेल दुर्घटना भी मानव के द्वारा होगा। तो उपयुक्त सभी क्या है? मानव जनित आपदा है। अगला प्रश्न है, मानव जनित आपदा है, फिर वही पूछा गया है मानव जनित आपदा है, तो आतंकवाद ऑप्शन नंबर सी सही है। बाकी बात आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में बाढ़, ये तो प्राकृतिक है, भूकंप भी प्राकृतिक है, सुनामी भी प्राकृतिक है, लेकिन यहां पूछा गया क्या? मानव जनित आपदा, तो आतंकवाद ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार का आपदा थी? तो भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? तो यह हो जाएगा आपका मानव जनित, क्योंकि भोपाल गैस जो है कंपनी था, वहां पे मानव के द्वारा मिस्टेक से हुआ था, तो मानव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? ए बिल्कुल सही है, मानव जनित आपदा था, गैस छूट गया था बहुत बड़ा। अगला प्रश्न देखिए, कितने प्रतिशत कम वर्षा होने पर किसी क्षेत्र को सूखा घोषित कर दिया जाता है? कितना प्रतिशत कम वर्षा होने पर किसी क्षेत्र को सूखा घोषित कर दिया जाता है? तो 75%, ऑप्शन नंबर सी सही है। 75% वर्षा अगर कम होगा तो उस क्षेत्र को क्या कर देंगे? सूखा। अगला प्रश्न है, बिहार की किस नदी को शोक कहा जाता है? प्रश्न है, बिहार की किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? शोक कहा जाता है, तो आप सभी जानते होंगे कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी में बाढ़ आने के कारण बहुत सारा जान माल खेती गृहस्थी की हानि होती है, इसी कारण आदमी शोक में डूब जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1999 का भयंकर चक्रवात किस राज्य में आया था? 1999 का भयंकर चक्रवात किस राज्य में आया था? तो उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए सही है। उड़ीसा में 1999 में भयंकर चक्रवात आया था। अगला प्रश्न है, बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था? बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था? यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है और पूछा भी गया है। 1934 में बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था? 1934 में, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत का विनाशकारी चक्रवात किस वर्ष आया था? भारत का विनाशकारी चक्रवात किस वर्ष आया था? तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए, 29 अक्टूबर 1999 में, 29 अक्टूबर 1999 में। अगला प्रश्न देखिए, पश्चिम बंगाल की शोक किस नदी को कहा जाता है? पश्चिम बंगाल की शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को, दामोदर नदी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। पश्चिम बंगाल की शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। अगला प्रश्न है, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था? भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1934 में। इसमें सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन है? यानी कि सबसे ज्यादा आपदाग्रस्त राज्य कौन है? बिहार, ऑप्शन नंबर ए सही है, सबसे ज्यादा आपदाग्रस्त है बिहार। अगला प्रश्न है, बाढ़ क्या है? तो प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। जल की अधिकता, नदी के तली में अवसाद का जमाव, वर्षा की अधिकता और उपयुक्त सभी, इसमें सभी हो जाएगा। नदियों में बाढ़ आने का कारण क्या है? उपयुक्त सभी।
अगला प्रश्न है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। फसलों की यानी कि खेती का होता है, पशुओं का होता है, भवन का होता है, घर मकान, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कुशहा तटबंध किस नदी पर है? कोसी नदी पर, ऑप्शन नंबर ए सही है। किस देश को बाढ़ का देश कहा जाता है? किस देश को बाढ़ का देश कहा जाता है? तो बांग्लादेश को, ऑप्शन नंबर बी सही है, बांग्लादेश को बाढ़ का देश कहा जाता है। निम्नलिखित प्रबंधन हेतु निर्माण कार्य में से कौन बाढ़ नियंत्रण में सहायक हो सकता है? तो बांध, ऑप्शन नंबर सी सही है, बांध। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती है? यानी कि किस फसल को रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, चाय। चाय जो है कि इसको रोपा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो गेहूं जो है कि रोपण फसल नहीं है, गेहूं रोपण फसल नहीं है। गेहूं रबी फसल है, ना को रोपा जाता है, चाय को रोपा जाता है, रबर को रोपा जाता है। याद रखिएगा, रोपण फसल अगर पूछ दिया जाए तो रोपण फसल के अंतर्गत आता है गन्ना, रबर, चाय। तो प्रश्न था निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? तो गेहूं नहीं है और ये तीनों रोपण फसल है। अच्छे से याद रख लिए आप। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रबी फसल की बुआई किस माह आरंभ की जाती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी बिल्कुल सही है, अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल बोई जाती है। अगला प्रश्न है, जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है? जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है? गर्मी मौसम में, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, चावल जो है कि खरीफ फसल है और ये तीनों जो देख रहा है रबी फसल है। गेहूं रबी फसल है, सरसों रबी फसल है, मटर रबी फसल है, लेकिन चावल क्या है? खरीफ की फसल है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो चना जो है कि रबी फसल है, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से खरीफ की फसल कौन है? अब की बार पूछा गया है खरीफ की फसल कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी। खरीफ की फसल है इनमें सभी, चावल, मक्का, कपास, ये सभी क्या है? खरीफ की फसल है। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? गेहूं, गेहूं क्या है? रबी फसल है। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल नहीं है। धान, धान रोपण फसल नहीं है। बाकी इधर रबर,
गन्ना, चाय, ये सभी रोपण फसल है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन है? भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन है? धान यानी चावल। भारत में सबसे ज्यादा चावल खाया जाता है, धान। ऑप्शन नंबर डी सही है। चावल है खरीफ की फसल। ऑप्शन नंबर ए सही है, खरीफ की फसल। चावल क्या है? खरीफ की फसल है। भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहां होती है? भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहां होती है? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए सही है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा धान की खेती होती है। किस राज्य में धान के सिंचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं? किस राज्य में धान के सिंचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी सही है, तमिलनाडु। गेहूं फसल है रबी। ऑप्शन नंबर बी सही है, रबी फसल है गेहूं। इनमें कौन गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है? इनमें कौन गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी सही है, तमिलनाडु में गेहूं ज्यादा उत्पादन नहीं होता है। गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी सही है, द्वितीय। निम्न में से कौन मोटे अनाज की फसल नहीं है? निम्न में से कौन मोटे अनाज की फसल नहीं है? गन्ना। ऑप्शन नंबर सी सही है, गन्ना। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जिम्मरमैन ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है? निम्नलिखित मतलब नीचे दिया गया है ऑप्शन में, तो बताइए कि इन चारों में से कौन प्राकृतिक संसाधन है? भूमि, भवन, मानव की योग्यता। तो भूमि हो जाएगा, यानी कि मिट्टी, भूमि। ऑप्शन नंबर ए सही है, प्राकृतिक है। भवन तो मानव के द्वारा बनाया गया है, कि मानव की योग्यता तो ये भी नहीं होगा। तो प्राकृतिक क्या है? भूमि। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? बोल रहा है कि इसमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है चारों में से। तो नदियां क्या हो जाएगा? नदियां ये प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। वन भी प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा, और खनिज भी प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो नगर जो है कि प्राकृतिक संसाधन नहीं है, क्योंकि नगर जो है कि मानव के द्वारा बसाया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय। ऑप्शन नंबर बी सही है, नवीकरणीय। कौन सा ऊर्जा स्रोत
अनवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कोयला। ऑप्शन नंबर सी सही है, कोयला। अगला प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो बांगर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, पोटास। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है? भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी सही है। काली मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी सही है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाया जाता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। रेगुर मृदा यानी रेगुर मृदा। ऑप्शन नंबर बी सही है। लेटेराइट मृदा का रंग होता है? लेटेराइट मृदा का रंग होता है लाल। ऑप्शन नंबर बी सही है, लाल। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में कहाँ है? राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी सही है, राजस्थान में। मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। भारत में चारगाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? भारत में चारगाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? 4.71%, यानी कि 4.71%। पंजाब में भूमि नवीकरण का मुख्य कारण है? पंजाब में भूमि नवीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर डी सही है, अधिक सिंचाई। सासाराम नगर का विकास हुआ था? सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया। ऑप्शन नंबर बी सही है, बोध गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है, बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अगला प्रश्न है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? पटना। ऑप्शन नंबर सी सही है, पटना में हुआ था। अगला प्रश्न है, तख्त श्री हरमंदिर जी साहब कहाँ स्थित है? पटना। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था?
पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? अनाज रखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। पटना में गोल घर बनाया गया था अनाज रखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। गोल घर का निर्माण कब हुआ? गोल घर का निर्माण कब हुआ? 1786 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। 1786 ईस्वी में बना था। पटना में गोल घर कब बना था? 1786 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, गोल घर कहाँ है? तो पटना में। ये आप सभी जानते हैं कि गोल घर कहाँ है? पटना में। ऑप्शन नंबर बी सही है। सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है? सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है सोनपुर। ऑप्शन नंबर ए सही है। सोनपुर में। निम्न में कौन सा जलप्रपात नवादा जिले में अवस्थित है? निम्न में कौन सा जलप्रपात नवादा जिला में अवस्थित है? तो कोकलत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महासागर की तली में होने वाला कंपन को किस नाम से जाना जाता है? महासागर की तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो सुनामी। ऑप्शन नंबर ए सही है। सुनामी किस प्रकार की आपदा है? सुनामी किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक। ऑप्शन नंबर डी सही है। सुनामी कहाँ आती है? सुनामी कहाँ आती है? समुद्र में। ऑप्शन नंबर बी सही है। सुनामी का प्रमुख कारण है। सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप आना। ऑप्शन नंबर ए सही है। महासागर तल के कंपन का परिणाम है। महासागर तल के कंपन का परिणाम है सुनामी। ऑप्शन नंबर सी सही है। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर डी सही है। बंगाल की खाड़ी। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? नेपाल। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेपाल। बिहार में कितने प्रमंडल है? बिहार में कितने प्रमंडल है? 9। ऑप्शन नंबर सी सही है। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर ए सही है। बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में कितने जिले हैं? 38। ऑप्शन नंबर सी सही है। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी सही है। जलोढ़ मिट्टी।
बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? बक्सर, बक्सर। ऑप्शन नंबर डी सही है, बक्सर में कम वर्षा होती है। बिहार संपन्न है कृषि में। ऑप्शन नंबर सी सही है, बिहार संपन्न है कृषि में। राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? 75%। ऑप्शन नंबर बी सही है। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? बिहार में कितने प्रतिशत पे खेती की जाती है? 60%। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन खाद्य फसल है? निम्नलिखित में से कौन खाद्य फसल है? धान। ऑप्शन नंबर डी सही है। बिहार में सर्वाधिक मक्का किस जिले में उपजाया जाता है? खगड़िया। ऑप्शन नंबर सी सही है, खगड़िया में ज्यादा मक्का उपजाया जाता है। बिहार में गन्ना का प्रमुख उत्पादक इनमें से कौन जिला है? पश्चिम चंपारण। ऑप्शन नंबर डी सही है, पश्चिम चंपारण में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन होता है। इनमें कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? इनमें कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? रोहतास। झारखंड राज्य का स्थापना दिवस है। झारखंड राज्य का स्थापना दिवस है 15 नवंबर, क्योंकि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य का स्थापना हुआ था, इसलिए प्रत्येक वर्ष झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। आइए अब व्याख्या से समझते हैं। देखिए, 15 नवंबर 2000 को बिहार का विभाजन करके नए 28वां राज्य के रूप में झारखंड का गठन हुआ, इसलिए प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को झारखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। झारखंड की राजधानी रांची है। तो दोस्तों आप लोग समझ गया कि झारखंड की राजधानी रांची है और झारखंड का स्थापना कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को, इसलिए प्रत्येक वर्ष झारखंड दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। अब अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा का अंत हुआ? किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा का अंत हुआ? विलियम वेटिंग। ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। राजा राममोहन राय के सहयोग से लॉर्ड वेटिंग ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। उसने इस कुप्रथा के खिलाफ कानून बनाकर दिसंबर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। तो दोस्तों आप लोग अच्छे समझ गए कि सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 ईस्वी को हुआ। यह प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान में बहुत बार पूछे गए हैं। और किसने किया? लॉर्ड वेटिंग ने किया, या लॉर्ड विलियम भी बोल सकते हैं, विलियम लॉर्ड वेटिंग बोल सकते हैं।
किसके सहयोग से किया? राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, किस वर्ष गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी? किस वर्ष गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी? तो 1930 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए इसे व्याख्या के साथ समझते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी ऐतिहासिक दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से प्रारंभ की थी और 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर नमक बनाकर तत्कालीन नमक कानून को भंग किया था। तो दोस्तों आप लोग अच्छे समझ गए कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू किया था? 12 मार्च 1930 को शुरू किया था और 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर नमक बनाकर तत्कालीन नमक कानून को तोड़ा था। अब अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, हीराकुंड बांध नदी पर बना है। हीराकुंड बांध महान नदी पर बना है उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हीराकुंड बांध कहाँ है? महान नदी पर। ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए इसे अच्छे से समझते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। यह महान नदी पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है और यह महान नदी पर बना है और उड़ीसा राज्य में है। निम्नलिखित बांधों में सबसे अधिक लंबा बांध कौन सा है? निम्नलिखित बांधों में सबसे अधिक लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हीराकुंड बांध भारत में सबसे लंबा बांध है। यह महान नदी पर उड़ीसा में स्थित है। भाखड़ा नंगल बांध भारत में सबसे ऊंचा बांध है। यह सतलज नदी पर पंजाब में स्थित है। याद रखिएगा, सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नंगल बांध है, सबसे ऊंचा बांध, और यह सतलज नदी पर बना है और पंजाब राज्य में है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए कि भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो महान नदी पर बना है उड़ीसा राज्य में, और सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नंगल बांध भारत के सबसे ऊंचा बांध है और सतलज नदी पर बना है पंजाब में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकृत किया था। और लागू कब किया गया था? देखिए, संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया एवं 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया। याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया और 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे देश में लागू किया। भारत में सबसे छोटा प्रदेश कौन सा है? भारत में सबसे छोटा प्रदेश यानी सबसे छोटा राज्य है गोवा राज्य। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा तथा
सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम तथा सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। भारत का क्षेत्रफल के अनुसार गोवा सबसे छोटा है और सबसे बड़ा है राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर डी सही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है।